हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का जो परीक्षा है वो नियर अबाउट है, लगभग एक सप्ताह बचा हुआ है तैयारी के लिए। तो उसमें आप लोग इस मध्य में आप अपना सिलेबस जो है तो पूरा कर ही चुके होंगे, और साथ ही साथ उसका जो दोहराना होता है, रिपीटेशन होता है, वो भी आप पूरा कर चुके होंगे। तो एक बीपीएससी के द्वारा जो पिछले 10 वर्षों में साइंस वाले ग्रुप से जो प्रश्न पूछे गए हैं, खासकर बायोलॉजी से, तो उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हालांकि हम लोगों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स पे चर्चा किया ही है। आपको अगर मुख्य रूप से ये बात बताई जाए कि जो साइंस कहाँ से पूछी जाती है, तो पूछे जाने का मेन कारण है कि एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। क्लास 6 से 10 तक की अगर एनसीईआरटी आपको कवर है तो लगभग आपका साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, इसी में से होता है, पूछा जाता है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी पे, जीव विज्ञान पे। तो डायरेक्ट जाने से पहले हम लोग पहले ये देख लें कि जो जीव विज्ञान है, हालांकि हम लोगों ने सेशन में इसका चर्चा भी किया था कि जो जीव विज्ञान है इसका जनक कौन है। जीव विज्ञान का जनक अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो कौन है? अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब ये सारी चीज़ें हम लोग किस में कवर किए हैं, तो एनसीईआरटी में कवर किए हैं। तो जो जो प्रश्न उससे रिलेटेड आएगा मैं उस पर डिस्क्रिप्शन जो करना होगा उसको विस्तृत रूप से बताऊंगा। बाकी सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे, और मुख्य रूप से जो एनसीईआरटी में साथ में अगर हम लोग रहे होंगे तो आप समझ रहे, नहीं तो कहीं से सोर्स फॉलो किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो एक केवल एक बेसिक आइडिया है क्या कि हमारा जो तैयारी हुआ है वो सही डायरेक्शन में हुआ है या किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए मुख्य रूप से। तो चलते हैं हम लोग जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है आपके सामने दिया हुआ है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपके पास मेंडल के नियम का, जैव विकास का, या डीएनए संरचना का, या अनुवांशिकता और विचरण का। तो बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, उसके बाद से मैं मुख्य रूप से इस पे चर्चा करूंगा कि क्या है जेनेटिक्स, है क्या। तो मुख्य रूप से जेनेटिक्स होता है जो अनुवांशिकता होता है, उसी को कहा जाता है। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं चलता हूँ आगे इस पे। बताइए क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो क्या पूछ रहा है हमसे? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिकी, और अनुवांशिकी का खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। तो मेंडल के नियम पर आधारित तो है, मेंडल ने किया था, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है हमसे। पूछ रहा है कि जेनेटिक्स में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो किस चीज का अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता का और विचरण का। तो मुख्य रूप से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब डीएनए जो संरचना होती है वो क्या होती है? आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो जो जनक कोशिका होती है, जो फादर कोशिका होती है, सेल होती है, उससे अगली संतति में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। अगली संतति में इसका मुख्य रूप से क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ये जाता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये हम लोग देखे भी थे। तो ये डीएनए का काम है, यानी डीएनए जो है माता पिता के द्वारा सीधे अगली संतति में पहुंचता है गुणसूत्र के माध्यम से। आगे देखा जाए जैव विकास, जीवों का जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो विकास होता है उसी को जैव विकास कहा जाता है। और मटर के दाने पर जो प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, उसका नियम जो वह भी एक प्रकार का अनुवांशिकता का ही नियम है। इसके बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक, आगे चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि ऑर्निथोलॉजी। देखिए, इस तरह के प्रश्न पे बिल्कुल ही चांस है कि प्रश्न इस तरह के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो जैसे आपके पास दिया हुआ है प्रश्न जो है उसका क्या कह रहा है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसका मतलब स्टडी किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, उसके बाद से हम लोग चलते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए, किस चीज का अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। ठीक है, ऑर्निथो का मतलब होता है एक बर्ड। ऑर्निथो का मतलब क्या होता है? बर्ड होता है। तो स्टडी ऑफ बर्ड क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी प्राणी शास्त्र की एक शाखा होती है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है, ये हम लोग देखे ही। अगला है मुख्य रूप से पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, इसको बताएंगे आप। पोमोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पोमोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? क्या पत्तियों का अध्ययन किया जाता है, क्या फलों का किया जाता है, क्या फूलों का किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। ये बीएओ का जो पेपर हुआ था मार्च 2024 में बीपीएससी के द्वारा, उसमें पूछा गया है। तो पोमोलॉजी, पोमोलॉजी इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है? फ्रूट का, जो फल होते हैं उन फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो फलों का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, उसी को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। तो वनस्पति विज्ञान के भी एक क्या है? पोमोलॉजी शाखा है, और इस विज्ञान का शोध अभ्यास करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको पोमोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, यानी जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसका मूल कारण क्या है। ये हम लोग पढ़े होंगे मुख्य रूप से डार्विनवाद, लैमार्कवाद जो सिद्धांत पढ़े होंगे बायोलॉजी में, उसमें बताया गया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? अनुकूलन होगा, या सहभागिता होगा, या उत्परिवर्तन हो गया, या बहुगुण सूत्रता होगा? क्या ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, पॉलिटी का पूरा चर्चा हम लोग किए हैं, और पॉलिटी का मुख्य रूप से पीवाईक्यू के नाम से आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, लेकिन वास्तव में वो पीवाईक्यू नहीं है, पूरा लक्ष्मीकांत का सारांश है। तो उसको आप जाके स्टडी कर सकते हैं परीक्षा से 5-7 दिन पहले से। अगर आज से भी स्टार्ट करते हैं या कल से स्टार्ट करते हैं तो संभवतः आप परीक्षा से 1 दिन पहले बहुत अच्छी तरह से उसको कवर कर लेंगे, और कवर कर लेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ या बहुत सारे प्रश्न उससे मिलते जुलते मिल जाएंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। इसका आंसर बताइए। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? मुख्य रूप से क्या कारण है? उत्परिवर्तन। क्या कारण है? उत्परिवर्तन। तो जीवों में जो अत्यधिक विविधता होती है उसका कारण क्या है? उत्परिवर्तन कारण है, ठीक है। उत्परिवर्तन इसका एक कारण हो जाएगा, ठीक। तो प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप में दिया गया था, कौन दिया था इसने? नव डार्विनवादी कहा जाता है, नव डार्विनवाद, ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मुख्य रूप से कह रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तो इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे। तो निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया गया है, किस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे, ये पूछ रहा है आपसे। हालांकि इसका ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन सही नहीं है इसका, ठीक है। इसके ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको देख लीजिए। तो आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि जो प्रोटोजोआ है उसके उद्भव का प्रारंभ लगभग कितना हुआ था? 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। और साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित जो शैवाल हैं उनका उद्भव लगभग 2.3 अरब वर्ष पहले माना जाता है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। तो चूंकि ये ऑप्शन उसमें नहीं थे, देख लीजिए कहीं निहित नहीं था, इसलिए हमने उस पर टिक नहीं किया। तो प्रोटोजोआ लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, और मुख्य रूप से बैक्टीरिया या नीलहरित जो शैवाल हैं वो कितना? 2.3 अरब वर्ष पहले। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है वह कौन है? तो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? जावा मनुष्य है, या क्रोमोग्रान मनुष्य है, या निएंडरथल जो मनुष्य है, या पेकिंग मनुष्य कौन है? बताइए बताइए, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? कौन है? तो क्रोमेगान मनुष्य। कौन है? क्रोमेगान मनुष्य। आधुनिक जो मनुष्य है उसका पूर्वज कौन है? मुख्य रूप से क्रोमेगान मनुष्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ठीक। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर कहा है विकास का मुख्य कारक क्या है? मुख्य रूप से देखा जाए तो जो डेवलप्ड है, विकास है, उसका मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन है, या हासिल किए हुए गुण है, या लैंगिक जनन है, या प्राकृतिक वर्ण है? तो विकास का मुख्य कारक क्या है? और डार्विन का सिद्धांत यहाँ से याद आता है। डार्विन ने क्या बताया था? मुख्य रूप से डार्विन ने क्या बताया था? जिराफ के बारे में अध्ययन किया था।
अपना सिद्धांत भी दिया था और पूरे समुद्र का जो है चक्कर भी लगाया था। अच्छा, डार्विन के पुस्तक का क्या नाम है बताइए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, डार्विन के पुस्तक का क्या नाम है, कौन सा पुस्तक उसने लिखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, विकास का मुख्य कारक, तो प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, कौन सा होगा, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है मुख्य रूप से विकास का मुख्य कारण। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन है, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, अभ्युदय को आनुवांशिक विविधता जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है यही सर्वाधिक मान्य है। आगे अगर देखा जाए विकास का कारक क्या है, यानी मुख्य रूप से वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो क्या है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ठीक, वही प्रश्न था, इसलिए मैंने ज़्यादा स्किप कर दिया इसको। आगे अगर देखें अगला प्रश्न कह रहा है अगले प्रश्न में कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, यानी जिस जगह पे जीव रहते हैं उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है, बताइए उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो सटीक जगह को क्या कहा जाता है, आवास कहा जाता है, मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, आवास कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स जो है क्या है, इसको बताइए, इस प्रश्न को बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। पहला ऑप्शन है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, दूसरा है जुरासिक काल का सरीसृप है, तीसरा है ट्राई एसिक काल का सरीसृप है, चौथा है ट्राई एसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप है। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, जुरासिक युग का जो पुरातन जो पक्षी है उसी का नाम है आर्कियोपैक्ट्रिक्स। ठीक है, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी जो है उसी का नाम है। ठीक, अगला देखिए, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्न में से क्या कहलाता है, यानी मांस जो कहते हैं जानवर उसको क्या कहते हैं, मांसाहारी, उसको क्या कहा जाता है, मांसाहारी। लेकिन मांसाहारी तो इसमें है नहीं, तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कार्निवोर, कार्निवोरस। ठीक है, ये तो सामान्य प्रश्न है, तो कार्निवोरस कहा जाता है, 2023 के टीचर वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसे क्या कहते हैं, कार्निवोरस। अच्छा, पिरामिड आपको याद होगा, ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे पिरामिड होता है। अब इस पिरामिड में सबसे नीचे कौन होते हैं, यहाँ पे कौन होते हैं, आपके उत्पादक होता है, उत्पादक, यानी जो अपना भोजन क्या कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो सेकंड होता है वो होता है फर्स्ट कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर होता है, यानी पहले उपभोक्ता होता है। ठीक है, पहले उपभोक्ता होता है। उसके बाद से कौन होता है, सेकंड, उसके बाद से कौन होता है, थर्ड। ठीक है, उसके बाद से अगर देखा जाए तो अपमार्जक भी होता है। ठीक है, तो लिंडमान का नियम आपको याद होगा कि ऊर्जा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, 10% क्या होता है, ह्रास होता है, 10% ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। पिरामिड है, सीधा पिरामिड है इसमें, तो इसमें जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। फिर जैसे उत्पादक हो गया, ये क्या हो गया, हिरण हो गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे सेकंड पे क्या हो गया, शेर हो गया। ठीक, इस तरह से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कार्निवोर होगा। ठीक, आगे देखिए, रेत और नेफ्थलीन इसके मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाएगा, यानी बालू है और नेफ्थलीन है, इसका मिश्रण को अलग अगर करना हो तो कैसे अलग किया जाएगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन। हालांकि यह केमिस्ट्री का प्रश्न है लेकिन अब बायो में आ गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऊर्ध्वपातन। अच्छा, ऊर्ध्वपातन तो आपको पता होगा, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। देखिए ऐसे मुख्य रूप से कोई भी ठोस हो उसको जब आप गर्म करेंगे ना, जब उसको क्या करेंगे आप, मुख्य रूप से जब आप उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने में पता है क्या होता है, पहले बदलता है द्रव में, और द्रव से बदल के तब सीधे किस में बदलता है, गैस में, तब बदलता है गैस में। यानी बिना द्रव में बदले गैस में नहीं बदल सकता। लेकिन कुछ
कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो ठोस से सीधे बदल जाएंगे, किसमें, गैस में बदल जाएंगे। यानी जो द्रव वाला बीच का जो पार्ट है वो पूरा नहीं होगा, सीधे ठोस से किस में बदल जाएंगे, गैस में बदल जाएंगे। उस तरह के पदार्थों को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, क्या इस तरह की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, जैसे कपूर है और नमक है, तो कपूर और नमक के मिश्रण को अगर रखा जाए और तब जलाया जाए यानी गर्म किया जाए, तो गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, तो कपूर और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि का। जैसे गर्म किया जाता है तो जो कपूर होता है वो उड़ जाता है। ठीक है, गैस मतलब कपूर क्या है, ठोस रूप में है, और गर्म करने पर क्या होता है, गैस रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और ऐसे तो आप देखे होंगे, जो बर्फ लीजिए, बर्फ क्या है, एक शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जैसे इसको गर्म करेंगे तो पहले पानी बनेगा यानी द्रव बनेगा, और द्रव में सीधे गर्म करते रहेंगे तो सीधे जलवाष्प बनेगा यानी गैस बनेगा। ठीक, तो इसको याद रखिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला कह रहा है कि अम्ल वर्षा होती है, मुख्य रूप से कह रहा है कि अम्ल वर्षा किससे होती है। तो देखिए, अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें किसका, हाँ ये पूछा होता है कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तब इसमें बताया जा सकता था कि योगदान सबसे ज्यादा किसका है। लेकिन ये पूछ रहा है कि होती है, तो कारखानों फैक्ट्रियों से तो होती है। ठीक है, इसमें से नाइट्रोजन जो निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलता है, इसके कारण भी। पेट्रोल से, जो चूंकि पेट्रोल क्या है, भी फॉसल फ्यूल है, तो इससे भी होता है। कोयला जलाने से, लकड़ी जो घरों में जलता है, इससे भी। हालांकि प्रतिशतता थोड़ा कम ज़्यादा होता है, अलग है, लेकिन होता तो सबसे है। तो ये सब के सब जो है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। और अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें क्या होता है, वर्षा के, अच्छा वर्षा का जो जल होता है, ऐसे तो शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, लेकिन वही जब जल अम्लीय हो जाता है तो उसका पीएच मान घट जाता है, उसका पीएच मान क्या हो जाता है, 5.6 के आसपास हो जाता है। तो जब पीएच मान घटता है तो वर्षा अम्लीय हो जाता है, और जब अम्लीय होता है वर्षा तो भूमि पे जब आता है तो पेड़ पौधों में पड़ता है तो उसको भी नुकसान पहुंचाता है, और साथ साथ कृषि के लिए हानिकारक तो है ही है। और उसके बाद से जो एक्वेटिक सिस्टम है ना, यानी जली जो जीव होते हैं, एक्वेटिव जो एनिमल्स होते हैं, जीव होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान करता है, उनके पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान करता है। तो अम्लीय वर्षा सबसे होती है, तो ये ऑप्शन जो है मुख्य रूप से इसमें, चूंकि बीपीएससी जो है गलत किया हुआ था ऑप्शन, हालांकि 47वीं का है तो एक ऑप्शन यहाँ पे और होना चाहिए, क्योंकि उस समय 5 ऑप्शन दिया करता था, इनमें से एक या इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक, ऐसा होगा ऑप्शन, क्योंकि ये सब के सब इसमें अम्लीय वर्षा में सबका योगदान है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा में मुख्य कारक क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तो इससे होता है। और मुख्य रूप से कहाँ से निकलता है, कारखानों से, पेट्रोल से, ये सारी चीज़ों से, तो कोयला जलाने से भी होता है। तो सभी विकल्प इसमें क्या थे, सही थे। आगे देखिए, अम्ल वर्षा का घटक क्या है, मुख्य घटक कह रहा है, तो अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक देखिए, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में अगर बात किया जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल को, ऐसे जो बैटरी होता है ना, बैटरी, उसमें जो तेजाब होता है, तेजाब उसमें यानी लिक्विड होती है जो भरी जाती है ना बैटरी में, वो लिक्विड जो भरी जाती है उस लिक्विड के रूप में भी इसका प्रयोग होता है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। पहली बात तो ये हो गई। H2SO4 की अगर बात करें हम, तो जो शुक्र ग्रह है ना, कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह, इस शुक्र ग्रह का जो बादल है वो किसका बना होता है, मुख्य रूप से H2SO4 का ही बना होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का ही बना होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगला उत्तर है कि मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को अधिशोषण के द्वारा अलग करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है, विसरण, आसवन, क्रोमेटोग्राफी ना क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या कहलाएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्रोमेटोग्राफी ना, कौन सा होगा, क्रोमेटोग्राफी ना मुख्य रूप से। ठीक,
तो क्रोमेटो का मतलब होता है वर्णक, यानी जो कलर मिल गए होते हैं दो या दो से अधिक कलर, तो उनको अलग करने की एक विधि होती है। ठीक, आगे देखिए, एक्सरे में वर्णाक्षर जो एक्स है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब अन्योन होता है, क्योंकि एक्स रेज, इसका नाम है क्या, एक्स रेज, यानी एक्स किरण इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स किरण। और इस एक्स किरण का खोज किसने किया था, रंजन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसीलिए इसको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था एक्स किरण के एक्सरे करने के लिए। देखते हैं एक्सरे होता है तो एक्स का मतलब क्या है, कुछ नहीं है मुख्य रूप से, तो अननोन है, अननोन का मतलब अज्ञात है। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, यानी ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कौन है। तो ऐसे गैस जो पृथ्वी के भूमंडलीय ताप को क्या करती है, बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, उस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग किससे किससे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, नाइट्रस ऑक्साइड से होती है, मीथेन से होता ही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में जो सूर्य की ऊष्मा को क्या कर लेता है, अवशोषित करके फिर उन्हें एब्जॉर्ब करके रोकता है, रोकने का कार्य करता है। तो ग्रीन हाउस गैसों में कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, जलवाष्प होते हैं, ये सब शामिल होते हैं। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है कि ऐसा पदार्थ जो मुख्य रूप से बिना रासायनिक प्रतिक्रिया किए अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, यानी रासायनिक अपक्रिया तो नहीं करता है लेकिन नमी को अवशोषित कर लेता है, तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ये पूछ रहा है। तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, जल शुष्क कहलाएगा। इसको क्या कहते हैं, जल शुष्क, मतलब जल को शुष्क करने वाला, मतलब अवशोषित करने वाला। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो गया। आगे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर, अच्छा ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड तत्व है कि यौगिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड तत्व है कि यौगिक है, यौगिक है। ठीक है, तत्व नहीं है। तो सांस लेना खतरनाक है, क्यों, क्योंकि पहला ऑप्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है, हीमोग्लोबिन के साथ करता है, या शरीर के पानी के निकालता है, क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ संयोजन करेगा, नहीं। आपको पता है कि हृदय के दाहिने भाग से फेफड़े में ब्लड जाता है, और क्यों जाता है, शुद्ध करने के लिए, ब्लड को शुद्ध करने के लिए, यानी रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। अब वहां पे ब्लड में आरबीसी होता है, और आरबीसी में क्या होता है, मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड अगर चला गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड से वो अट्रैक्ट कर लेगा, और ये क्या हो जाएगा, कासेस ऑफ द कैंसर। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ संयोग कर लेगा, और जैसे संयोग कर लेगा तो क्या हो गया, कैंसर संबंधी बीमारियां जो है ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और श्वसन संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं। तो आज भी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषैली गैस है एक तरह से। आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा कर देता है, यानी प्रतिक्रिया की दर को, ऐसे तो उत्प्रेरक का क्या काम है, उत्प्रेरक क्या काम करता है, उत्प्रेरक जो है वो क्या करता है, अभिक्रिया या प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, बढ़ाने का काम करता है। तो अभिक्रिया की दर को तो बढ़ाता है वो। ठीक है, तो मतलब अभिक्रिया की दर को केवल, अब ये देखिए एक चीज भी पूछ सकता है कि अभिक्रिया की दर को तो बढ़ाएगा, क्या रिएक्शन में भाग लेता है, नहीं लेता है। जैसे निकिल हो गया, फिर क्रोमियम हो गया, ये सारी चीजें, तो अभिक्रिया की दर को तो बढ़ा देते हैं लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं ये सब। ठीक है, तो भाग तो नहीं लेगा। तो उत्प्रेरक तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा लेता है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, तो कौन होगा, उत्प्रेरक होंगे नहीं। तो इस तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। चौथा ऑप्शन सही होगा, इनमें से क्या होगा, कोई नहीं होगा। ठीक, तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ऐसे मैंने पहले ही बताया अभी। वही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता, उत्प्रेरक तापमान और अभिकारकों की प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो ये था हमारा आज का टोटल पीवाईक्यू जो आपने देखा, साइंस का पीवाईक्यू, और मुख्य रूप से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों साइंस का, और साथ साथ हम लोग क्या किए हैं, पॉलिटी का भी पीवाईक्यू किए हैं। उसके बाद से हम लोग सारांश रूप से पॉलिटी पढ़े भी हैं जो पीवाईक्यू में ही सम्मिलित है, और उसके बाद से हम लोग घटना चक्र जो लेटेस्ट है उस पर भी हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए अलविदा। जय हिंद।